हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट जुलाई 2013 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है नंबर 1 घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, नंबर 2 प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, नंबर 3 परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या फिर नंबर 4 वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, क्योंकि जब बच्चे प्रत्यक्ष रूप से हस्तपरक अनुभव करेंगे तो उनका अधिगम स्थायी भी होगा और बच्चे उसमें आनंद महसूस करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 1 अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, नंबर 2 प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, नंबर 3 समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर नंबर 4 शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1 शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, नंबर 2 शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नंबर 3 नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, या फिर नंबर 4 शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे जब चिड़ियाघर के भ्रमण पर जाएंगे तो वहां पर वो सक्रिय रूप से उस अधिगम का अनुभव कर पाएंगे और उनका अधिगम भी इससे स्थायी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। नंबर 2 इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। नंबर 3 इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या फिर नंबर 4 इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, याद करना गलत वर्ड है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। नंबर 1 शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, नंबर 2 संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, नंबर 3 शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर नंबर 4 शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है, तो इसका उद्देश्य प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो क्या होगा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि बच्चे जब स्वयं से जानकारी एकत्रित करेंगे और विश्लेषण करेंगे तभी वो सामाजिक मुद्दों को भलीभांति समझने योग्य बनेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में किसको शामिल नहीं करता। नंबर 1 शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, नंबर 2 शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, 2 शिक्षण में कमियों की पहचान, या फिर नंबर 4 शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, उनकी कमियों को पहचानना और उनके सीखने को बढ़ाना, ये सब रचनात्मक आकलन में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है शामिल नहीं करता। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए खानों का उत्खनन यानी खुदाई, बी बांधों का निर्माण, सी बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, डी बांस से टोकरी बुनना, ई गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं।
तो बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना ये जंगलों के गायब होने का कारण नहीं है। बांस से टोकरी बुनना ये भी जंगलों के गायब होने का कारण नहीं है। और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना तो ये भी जंगलों के गायब होने का कारण नहीं हो सकता। खानों का उत्खनन यानी खुदाई और बांधों का निर्माण ये मुख्य कारण होते हैं जंगलों के गायब होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, ए और बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। या डी, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं। तो सही कथन चुनना है पॉइंट बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और पॉइंट सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, बी तथा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी धाम यानी जो गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी। नंबर 1, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। नंबर 2, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। नंबर 3, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। या फिर नंबर 4, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है तो पहले उसे पूर्व दिशा में जाना होगा और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है 110 मीटर और मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमें वही रखनी होगी जो इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो 15 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 0 0, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, 1650 मीटर। ये वैल्यू मीटर में आई है। तो 1650 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में इसका, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे अपॉन 100 करके। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल और यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया तो 1.65 किलोमीटर हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। नंबर 1 म्यांमार का, नंबर 2 भारत का, नंबर 3 तिब्बत का या फिर नंबर 4 नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट। नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पॉइंट ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। पॉइंट बी, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। पॉइंट सी, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। पॉइंट डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। पॉइंट ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। तो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, गलत। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी गलत। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ये भी सही है। तो पॉइंट ए, डी और ई हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, ए डी ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नंबर 1 रोनाल्ड रॉस, नंबर 2 चार्ल्स डार्विन, नंबर 3 ग्रेगोर मेंडल या फिर नंबर 4 जॉर्ज मिस्ट्रल। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, रोनाल्ड रॉस। इनको इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 मियादी बुखार, नंबर 3 अतिसार या फिर नंबर 4 हैजा। तो कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आना मलेरिया के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी कौन था? नंबर 1, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। नंबर 2, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। नंबर 3, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। या फिर नंबर 4, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल बरूनी कौन था? वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। उस किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को नंबर 1 केवल लाल रंग में देख सकते हैं। नंबर 2 हर रंग में देख सकते हैं। नंबर 3 केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। या फिर नंबर 4 केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। पॉइंट ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। पॉइंट बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। पॉइंट सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। पॉइंट डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनना है। पॉइंट ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, सही है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये सही है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये गलत है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं जिन्हें कहते हैं। नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 परागकोश, नंबर 3 पराग, या फिर नंबर 4 मूलांकुर। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी जो रचनाएं दिखती हैं उन्हें कहते हैं पराग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे? नंबर 1 पूरी, साग तथा ठंडा दूध। नंबर 2 ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। नंबर 3 छोले भटूरे तथा लस्सी। या फिर नंबर 4 इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो जब आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएंगे तो आपको वहाँ ढोकला, चटनी, नींबू वाले बेचने वाले खाने की चीज़ें अधिकतर मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। और ये चीज़ें क्यों मिलेंगी? क्योंकि ये अहमदाबाद की प्रसिद्ध खाद्य सामग्री होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि नंबर 1 उनके कान पंखों से ढके होते हैं। नंबर 2 उड़ सकते हैं। नंबर 3 पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। या फिर नंबर 4 पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो पक्षी अपने गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं? पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? नंबर 1 आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। नंबर 2 चावल, चीनी, आंवला। नंबर 3 हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। या फिर नंबर 4 गुड़, नींबू, मटर। तो जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खानी चाहिए। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन की कमी को दूर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1 स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। नंबर 2 विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। नंबर 3 विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। नंबर 4 कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? नंबर 1 उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 2 उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। नंबर 3 उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए।
या फिर नंबर 4, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो लैस नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। नंबर 1, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। नंबर 2, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। नंबर 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। या फिर नंबर 4, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थान दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। नंबर 2, विषय में रुचि का विकास करना। नंबर 3, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। नंबर 4, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। नंबर 1, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। नंबर 2, यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। नंबर 3, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। या फिर नंबर 4, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। तो यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। नंबर 1, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। नंबर 2, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। नंबर 3, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। नंबर 4, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि फिल्म प्रदर्शित करना यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, जिससे बच्चे एक्टिव होकर उस चीज को देखते भी हैं और समझते भी हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि नंबर 1, यह आकलन के विषय में निष्ठता को कम करता है। नंबर 2, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। नंबर 3, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। या फिर नंबर 4, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। नंबर 1, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। नंबर 2, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। नंबर 3, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में
अनिवार्य तत्व बताता है। या फिर नंबर 4 शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधी जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो जिसमें बच्चों का सक्रिय अधिगम होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। बच्चे जब खुद स्वयं से संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे, मतलब इस क्रियाकलाप में उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे और इसी से वो अपने अधिगम को प्रभावी बना सकेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? नंबर 1 प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। नंबर 2 शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। नंबर 3 विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। नंबर 4 संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो प्रकरण हवा सब जगह है यह पढ़ाया जा रहा है और इसमें पूछा जा रहा है प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। क्योंकि हवा सब जगह है यह बताने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछकर, विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करके और मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करके हम अच्छे से समझा सकते हैं कि हवा सब जगह है। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर हम उन्हें हवा दिखा तो सकते नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। होपफुली फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।